तो दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज़ में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीवी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 4 जून 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़। दोस्तों बिहार न्यूज में आज सबसे पहले बात करते हैं कि कश्मीर में बिहारी मजदूर की हत्या के बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि कश्मीर को बिहार को सौंप दीजिए, हम सब ठीक कर देंगे। जीतन राम मांझी ने ट्वीट किया है और कहा है कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म आतंकी साजिश है, जिसको दिखाकर के कश्मीर में खौफ एवं डर का माहौल बनाया जा रहा है। कश्मीर में घटित दहशतगर्दी वारदातों ने मेरी बातों को साबित कर दिया है। मैं बस इतना ही कहूंगा कि अगर कश्मीर को शांत करना है तो फिर हम बिहारियों को सौंप दे, सब ठीक हो जाएगा। जीतन राम मांझी ने अपने पुराने ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा है कि द कश्मीर फाइल्स फिल्म को दिखाकर के कश्मीर में खौफ और डर का माहौल बनाया जा रहा है। दरअसल घाटी में एक बार फिर से गैर कश्मीरियों की हत्या के मामले सामने आ रहे हैं। यह गुरुवार को दहशतगर्दियों ने कश्मीर के बडगाम जिले में एक बिहारी मजदूर दिलखुश की गोली मारकर के हत्या कर दी। दिलखुश ईंट भट्टे में काम करता था। दहशतगर्दी हमले में 2 गैर स्थानीय मजदूरों की मौत हुई। टारगेट किलिंग की घटना को अंजाम दिए जाने के बाद घाटी में एक बार फिर से पलायन शुरू हो गया है। कई बिहारी परिवार वापस लौटना चाहते हैं। दूसरे राज्यों के रहने वाले 30 से 40 परिवारों ने अब तक घाटी से पलायन किया है, वे दूसरे शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जातीय जनगणना का रास्ता साफ हो गया है। गुरुवार को बिहार कैबिनेट की बैठक में जातीय जनगणना पर मुहर लग गई है। जातीय जनगणना का काम फरवरी 2023 से पहले पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। जातीय जनगणना के बीच अब बीजेपी ने जनसंख्या नियंत्रण कानून का राग छेड़ दिया है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि बिहार में जातीय जनगणना का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन इसके साथ ही जनसंख्या नियंत्रण को लेकर भी कड़ा कानून बनना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में जातीय जनगणना को लेकर के मुख्यमंत्री ने जो निर्णय लिया है वह सही है, लेकिन इसके साथ ही मुसलमानों की भी जातीय जनगणना हो, इसकी मांग पहले से करता रहा हूं। गिरिराज सिंह ने कहा कि मैं बिहार में जातीय जनगणना का स्वागत करता हूं, लेकिन इसके साथ ही जनसंख्या नियंत्रण को लेकर भी कड़ा कानून बनना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण के लिए चीन जैसे कठोर कानून बनना चाहिए। गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री नीरज कुमार बबलू के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि नीरज कुमार बबलू ने जो कहा है वह बिल्कुल भी सही है। देश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक कानून बने, क्योंकि चीन में 1 मिनट में 10 बच्चे जन्म लेते हैं, जबकि भारत में 1 मिनट में 33 बच्चों का जन्म हो रहा है। इसीलिए देश के विकास के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बने। उन्होंने कहा है कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी के लिए एक तरह का कानून प्रावधान हो। जरूरत पड़े तो कानून में वोटिंग राइट को भी जोड़ा जाए, ताकि जो कानून बने और नहीं मानने वालों को वोट देने का अधिकार ना हो। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के वैशाली से जन सूरज की शुरुआत करने वाले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अंतिम दिन जम करके बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कहते हैं कि बिहार में समंदर नहीं है, इसलिए बिहार का विकास नहीं हो रहा है, तो बिहार के लोग क्या करें, जाकर के गंगा जी में डूब जाए। छोड़ दीजिए बिहार, क्यों नहीं समंदर वाले प्रदेश में मुख्यमंत्री बन जाते हैं। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर अपने कार्यक्रम जनसंवाद में लोगों से बातचीत करके हाजीपुर के हॉस्पिटल रोड में स्थित स्वर्गीय कन्हई शुक्ला संस्थान पहुंचे थे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में जातीय जनगणना कराने का रास्ता साफ हो गया है। सर्वदलीय बैठक के बाद गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में प्रस्ताव पारित हो गया है। नीतीश सरकार ने साफ कर दिया है कि सरकार अपने खर्चे पर जातीय जनगणना कराएगी। वहीं इसको लेकर के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल को लेकर के लगातार निशाना साधा जा रहा है। यह डॉक्टर संजय जायसवाल ने कहा था कि बिहार में जातीय जनगणना हो, हम उसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन बांग्लादेशी रोहिंग्या जो बिहार में आकर के बसे हुए हैं उनकी गणना नहीं होनी चाहिए। इसको लेकर के AIMIM के विधायक दल के नेता अख्तरुल ईमान ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अख्तरुल ईमान ने कहा है कि सर्वदलीय बैठक में सभी दलों ने बिहार में जातीय जनगणना को जरूरी बताया है। अब भारतीय जनता पार्टी के नेता इसको लेकर के जो बयान दे रहे हैं वे ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी धर्म को आधार बना करके लगातार राजनीति कर रही है और इस तरह की राजनीति करना बिहार में उचित नहीं है। अब जातीय जनगणना की बारी आए तो फिर बांग्लादेशी और रोहिंग्या याद आने लगे हैं, जो कि गलत है।
जातीय जनगणना को लेकर के जो निर्णय सर्वदलीय बैठक में हुई है उसी तरीके से इसको बिहार में करना भी होगा। जब भाजपा कुछ कहे लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो निर्णय लिया है उसके आधार पर ही बिहार में जातीय जनगणना होगी। जहाँ बीजेपी सबका साथ और सबका विकास की बात करती है तो फिर उन्हें भी पता होना चाहिए कि कौन से वर्ग के लोग समाज में कैसे रहे हैं और उसकी आर्थिक स्थिति क्या है। ये सारी बातें AIMIM के विधायक अख्तरुल इमान ने कही है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार कांग्रेस ने बिहार में पलायन और रोजगार के मुद्दे पर आंदोलन की चेतावनी देते हुए कहा है कि धर्म और जाति के नाम पर समाज को बांट करके राजनीति करने वाले से सीधी टक्कर ली जाएगी। यह कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मदन मोहन झा ने गुरुवार को अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 2 दिवसीय नव संकल्प शिविर के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि रोजगार, शिक्षा और चिकित्सा के लिए जमीनी स्तर पर संघर्ष तेज किया जाएगा। जब किसानों और मजदूरों के मुद्दे को रोज जोरदार तरीके से उठाया जाएगा। जब कोरोना काल में जो मजदूर वापस बिहार लौटे थे उनका फिर से बिहार से पलायन होना चिंता का विषय है, इसीलिए रोजगार को मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस संघर्ष करेगी। जब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि शिविर के दूसरे और फिर आखिरी दिन पार्टी के नेताओं ने यह संकल्प लिया है कि समाज को जाति और धर्म के आधार पर बांटने से रोका जाए। जब उन्होंने कहा कि धर्म और जाति के नाम पर समाज को बांट करके राजनीति करने वालों से सीधी टक्कर ली जाएगी। दोस्तों बात करते हैं कि राजधानी पटना के लोग अक्सर पहाड़ों से गिरते हुए ठंडे पानी के झरने का मजा लेने के लिए दार्जिलिंग, रोहतास, राजगीर या फिर ककोलत जलप्रपात चले जाते हैं, लेकिन अब पटना वासियों को पहाड़ों से गिरने वाले झरने का मजा लेने के लिए पटना से बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। जी हाँ, दरअसल अब पटना में ही पहाड़ों से गिरते ठंडे पानी के झरने में नहाने का मौका मिल सकेगा। जहाँ राजधानी पटना में आर्टिफिशियल तरीके से पहाड़ बनाए गए हैं, जहाँ इन पहाड़ों से गिरता हुआ पानी आपको जलप्रपात वाला आनंद दे देगा। दरअसल गर्मी के दिनों में पटना के लोग दूसरे शहरों में जाकर के जलप्रपात का आनंद उठाते हैं, जिससे उन्हें शांति और सुकून मिलता है। लेकिन अब उन्हीं जलप्रपातों की तर्ज पर पटना में भी कृत्रिम पहाड़ बनाए गए हैं, जहां लोग जलप्रपात वाला अनुभव ले सकते हैं। आपको बता दूं कि कृत्रिम पहाड़ राजधानी पटना की गौरीचक और बेलदारी चक के पास बनाए गए हैं। दरअसल यहाँ पटना गया रोड के गौरीचक और बेलदारी चक के पास बेलमेंट वाटरफॉल वाटर पार्क का निर्माण किया गया है। इस बेलमेंट वाटरफॉल में पहाड़ों से झरने जैसे पानी गिरता है, जहां लोग अब अपने परिवार के साथ इस खास अनुभव का आनंद उठाने के लिए पहुंचने भी लगे हैं। अपने परिवार के यहां आने वाले लोगों का कहना है कि यहां आकर के उन्हें किसी पहाड़ी एरिया जैसा अनुभव हो रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में लोगों को तेज धूप और उमस से राहत मिल सकती है। जब बिहार में अगले 24 घंटे के बीच 15 जिलों में बारिश के आसार हैं। जब इन जिलों में मेघ गर्जन के साथ बिजली और हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा रहने का अनुमान है। मौसम के प्रभाव को देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। राजधानी के आसपास के क्षेत्रों में आंशिक बादल छाए रहने के आसार हैं। बचे हुए भागों का मौसम सामान्य बना रहेगा। जब बिहार में पिछले 24 घंटे के दौरान कई स्थानों पर मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अभी पश्चिम बंगाल, असम होते हुए एक ट्रफ रेखा और चक्रवाती परिसंचरण का केंद्र बना हुआ है। इसके प्रभाव से पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सहरसा, मधेपुरा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और भागलपुर जिले में बारिश के आसार बन रहे हैं। बिहार में इस वक्त पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी हवा का प्रभाव लगातार बने होने की वजह से बिहार के कई हिस्सों में हल्की बारिश हो रही है। साथ ही आपको ये भी बता दूं कि दक्षिणी पश्चिमी मानसून भी बिहार की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून बंगाल के उत्तर पश्चिमी की खाड़ी, उत्तर पूर्व के कई हिस्सों से होते हुए मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड के जैतरपुर हिस्से में पहुंच गया है। जब मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार पूर्णिया जिले में मानसून का 13 से 15 जून के बीच पहुंच जाएगा। इसके बाद पूरे बिहार में मानसून की मजबूत स्थिति बने होने के साथ अच्छी बारिश होने के आसार हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अफसरों पर अक्सर आरोप लगता है कि वे नेता विधायकों की नहीं सुनते हैं। जब ऐसी शिकायतें मंत्रियों तक से मिलती रही है। जब भाजपा कोटे के मंत्री और विधायक ऐसी समस्या अधिक उठाते रहे हैं। अब तो बिहार के उप मुख्यमंत्री रेणु देवी का फोन भी शेखपुरा के एसडीओ ने नहीं उठाया है।
दरअसल उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने अपने ही पार्टी के नेता की शिकायत पर एसडीओ को फोन लगाया था। यह मामला भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी के जिला उपाध्यक्ष अरविंद सिंह के घर को तोड़ने से जुड़ा है। जब प्रशासन ने अतिक्रमण का हवाला देकर के भाजपा नेता के मकान को बुलडोजर से तोड़ दिया था। शेखपुरा में कार्यकर्ताओं और समस्याओं को सुनने के बाद उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने एसडीओ निशांत कुमार को फोन लगाने का निर्देश दिया, लेकिन एसडीओ कॉल रिसीव नहीं कर सके। इसके बाद उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने मैसेज करने का निर्देश दिया। उप मुख्यमंत्री का मैसेज देखते ही एसडीओ ने तत्काल कॉल बैक किया। इसके बाद उप मुख्यमंत्री ने पूछा है कि जब आप हमारा फोन नहीं उठा सकते हैं तो फिर आप आम लोगों की बातों को कैसे सुनते होंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अपराधी कितने बेखौफ हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने एक विधायक को गोली मारने की खुलेआम धमकी दे दी। जब मामला बिहार के गया जिले के गुरुआ से आरजेडी विधायक विनय कुमार से जुड़ा हुआ है। यहाँ अपराधियों ने एक मिडिल स्कूल की दीवार पर पोस्टर के जरिए धमकी दी है। जब मामला सामने आने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस उन्हें उखाड़ करके अपने साथ ले गई है। जब बदमाशों ने विधायक पर कई आरोप लगाए हैं। आरोपियों ने लिखा है कि पहले भी पोस्टर में नाम देने के बाद भी गुरुआ थाने में सुनवाई नहीं की गई। इसकी वजह क्या है? विनय यादव ने गुरुआ के दारोगा को मना करने के कारण केस को आगे नहीं बढ़ाया गया। कुंदन यादव और विनय यादव के मेल के कारण कहीं भी सुनवाई नहीं हुई। सुधर जा विनय यादव, टक्कर लेना छोड़ दे विनय यादव वरना गोली मार देंगे। जब मामले में पुलिस ने कहा है कि पोस्टर लगाने वाले के बारे में पता लगाया जा रहा है। माना जा रहा है कि किसी पुराने मामले में बदमाशों ने यह धमकी दी है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार भ्रष्ट अफसरों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। जब वैसे अफसर जो बिना रिश्वत के काम नहीं करते हैं उनके ठिकानों पर लगातार छापेमारी की जा रही है। जब सरकार ने आर्थिक अपराध इकाई, निगरानी ब्यूरो और विशेष निगरानी इकाई को विशेष तौर पर जिम्मा दिया है। जब तीनों जांच एजेंसियों को भ्रष्ट अफसर जो रिश्वत के पैसे से अकुत संपत्ति अर्जित किए हैं उनके ठिकानों पर छापेमारी की खुली छूट दे रखी है। निगरानी ब्यूरो भ्रष्ट अफसरों के खिलाफ केस दर्ज करके संपत्ति की तो जांच कर ही रही है, वहीं रिश्वत लेते सरकारी सेवकों को भी गिरफ्तार कर रही है। एजेंसी ने जनवरी 2022 से 31 मई 2022 तक 13 अधिकारियों कर्मियों को रिश्वत लेते गिरफ्तार की है। इनमें कार्यपालक अभियंता से लेकर के आपूर्ति पदाधिकारी, दारोगा और लिपिक तक शामिल है। लेकिन रिश्वत में सबसे अधिक रेट सिपाही का रहा है। जब पटना पुलिस के सिपाही ने रिश्वत लेने में कार्यपालक अभियंता को भी पीछे छोड़ दिया है। कार्यपालक अभियंता जहां 50,000 घूस में ही हवालात पहुंच गए, वहीं पटना पुलिस का सिपाही तो 4,50,000 रुपये लेते गिरफ्तार हुआ है। ये अलग बात है कि इतना पैसा अकेले सिपाही नहीं बचा सकता। दोस्तों बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग से बचाने में प्रशासन की विफलता को लेकर के कई दिनों तक विरोध करने के बाद कश्मीरी पंडितों में काफी गुस्सा है। घाटी में प्रधानमंत्री रोजगार पैकेज के तहत नौकरी कर रहे कश्मीरी पंडितों ने गुरुवार को प्रशासन की निष्क्रियता पर निराशा व्यक्त करते हुए अपना आंदोलन वापस लेने का फैसला किया है। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही टारगेट किलिंग के चलते लोगों में गुस्सा और चिंता देखने को मिल रही है। अल्पसंख्यकों और दूसरे राज्यों से आए लोगों की हत्याओं के बीच लोगों का कहना है कि वे घाटी से जाने के विकल्प तलाश रहे हैं। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट्स के अनुसार पुलवामा के हॉल और बडगाम के शेखपुरा में कैंप में रहने वाले और सरकारी नौकरी में कार्यरत कश्मीरी पंडितों से बात की गई है। इसमें शेखपुरा कैंप में रह रहे और प्रदर्शन का चेहरा बने 40 साल के सरकारी कर्मचारी अमित कौल ने कहा है कि हम वापस जम्मू जा रहे हैं। मैं अपने 5 सहकर्मियों के साथ पहले से ही कैंप छोड़ चुका हूं। कौल ने कहा है कि राहुल भट्ट की हत्या के बाद से वे सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि उन्हें जम्मू ट्रांसफर कर दिया जाए। जब भट्ट राजस्व विभाग में पीएम पैकेज के तहत काम करने वाले कर्मचारी थे जिनकी 12 मई को दफ्तर में हत्या कर दी गई थी। दोस्तों बात करते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के सर संघ चालक मोहन भागवत ने गुरुवार को कहा है कि मौजूदा वक्त में ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है। ऐसा मुद्दा एक इतिहास है जिसको बदला नहीं जा सकता है। इस इतिहास को हमने नहीं बनाया है, इसे ना तो आज के हिंदुओं ने बनाया है और न ही आज के मुसलमानों ने। ये तब घटा जब भारत में इस्लाम आक्रांताओं के साथ आया। उन हमलों में भारत की स्वतंत्रता चाहने वालों का मनोबल खंडित करने के लिए देवस्थानों को तोड़ा गया। ऐसी घटना हजारों हैं। मोहन भागवत ने कहा है कि ऐसे कुछ मुद्दे हैं, इससे ये नहीं समझा जाना चाहिए कि हिंदू मुसलमानों के विरुद्ध सोचते हैं। आज के मुसलमान के उस समय पूर्वज भी हिंदू थे। उनको स्वतंत्रता से चिरकाल तक वंचित रखने के लिए, उनका मनोधैर्य तोड़ने के लिए देवस्थानों को तोड़ा गया। इसलिए हिंदू समाज को लगता है कि इन देवस्थानों का
पूर्णोद्वार होना चाहिए। मोहन भागवत ने कहा कि ज्ञान वापी को लेकर के मुसलमानों का विरोध नहीं किया जा रहा है। हम तो इस मामले में कुछ नहीं कर रहे हैं। हमने 9 नवंबर 2019 को कह दिया था कि एक राम मंदिर का मुद्दा था जिसमें हमने अपनी प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारणवश आंदोलन में शामिल हुए, जहां हमने उस काम को पूरा किया। अब हमको कोई आंदोलन नहीं करना है, लेकिन यदि कुछ मुद्दे मन में है तो फिर उठते हैं। यह किसी के विरुद्ध नहीं है, इसे किसी के खिलाफ नहीं मानना चाहिए। मोहन भागवत ने कहा कि ये अच्छी बात होगी कि ऐसे मसले पर मिल बैठ करके सहमति से कोई रास्ता निकाल लिया जाए, लेकिन हर बार ऐसा रास्ता नहीं निकल सकता है। इसी वजह से लोग अदालत में जाते हैं। ऐसे में अदालत जो फैसला दे उसको मानना चाहिए। अपने संविधान सम्मत न्याय व्यवस्था को पवित्र और सर्वश्रेष्ठ मानकर उनके निर्णय का पालन करना चाहिए। हम सबको अदालतों के फैसले पर चिन्ह नहीं लगना चाहिए। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने यह भी नसीहत दी है कि रोज इस तरह का मामला सामने नहीं लाना चाहिए। जहां हमें झगड़ा क्यों बढ़ाना है, हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना है, भले ही बाहर से आई है लेकिन वे यानी कि इस्लाम भी एक पूजा पद्धति है, हम उसका सम्मान करते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार सरकार ने बिहार में अपने खर्च से जातीय जनगणना कराने का फैसला किया था, जिसके बाद गुरुवार को सीएम नीतीश कुमार ने कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। अब कैबिनेट ने भी बिहार में जातीय जनगणना कराने पर मुहर लगा दी है। आपको बता दें कि जातीय आधारित जनगणना कराने के लिए सरकार कुल 500 करोड़ रुपए खर्च करने वाली है। इसके लिए 9 महीने की समय सीमा तय की गई है। बिहार की लगभग 14 करोड़ आबादी की जातीय जनगणना होनी है। इस दौरान उनकी आर्थिक गणना भी की जाएगी, जिससे पता चल पाएगा कि कौन कितना गरीब है और कौन आर्थिक रूप से दुरुस्त है। जनगणना को लेकर के बिहार के चीफ सेक्रेटरी आमिर सुबहानी ने जानकारी दी है कि सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को कैबिनेट की बैठक हुई है, जिसमें राज्य सरकार ने अपने खर्च से जातिगत जनगणना कराने का फैसला किया है। अब इसकी जिम्मेदारी सामान्य प्रशासन विभाग को सौंप दी गई है। जिलों में गणना के संपूर्ण काम के लिए जिलाधिकारी यानी कि डीएम नोडल अधिकारी होंगे। जातिगत जनगणना में बिहार सरकार 500 करोड़ की लागत लगाएगी। इससे जुड़ी जो ताज़ा जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक जाति आधारित जनगणना की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है, जो काम करीब 9 महीने में पूरा कर लिया जाएगा। गौरतलब है कि बिहार में जातिगत जनगणना की मांग तेजी से बढ़ रही थी। इसको लेकर के बिहार के सभी राजनीतिक पार्टियों ने दिल्ली जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की थी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मांग को पूरा नहीं किया। उसके बाद बिहार सरकार ने अपने खर्च से जातिगत जनगणना कराने के लिए राजी हो गए हैं और फैसला कर लिया है। दोस्तों बात करते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध से उपजे गेहूं संकट के बीच इसके निर्यात पर प्रतिबंध के भारत के फैसले का दक्षिण कोरिया ने समर्थन किया है। भारत को ऐसे समय में कोरिया का समर्थन मिला है जब कई बड़े देश और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भारत पर बैन हटाने का दबाव डाल रही है। भारत में दक्षिण कोरिया के राजदूत चेंग जे बॉक ने भारत के फैसले का समर्थन करते हुए उम्मीद जताई है कि दोनों एशियाई देश 2030 से पहले $50 अरब के कारोबार के लक्ष्य को हासिल कर लेंगे। दोस्तों साइंस ने लोगों की ज़िंदगी को काफ़ी आसान बना दिया है। एक से दूसरी जगह जाने के लिए गाड़ियों का इनोवेशन किया गया, जिससे लोग अब काफ़ी आराम से कम दूरी के लिए बाइक, स्कूटी या फिर कार का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऐसा कई बार होता है कि आप आराम से सड़क पर गाड़ी में चल रहे हैं और आपके पीछे कुत्ता पड़ जाए। ऐसी स्थिति में ड्राइवर गाड़ी की स्पीड तेज कर देता है और जितनी जल्दी हो वहाँ से भाग निकलता है। लेकिन इस हड़बड़ी में वो ये सोच नहीं पाता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। क्या आपने सोचा है कि कुत्तों की आपसे कोई दुश्मनी भी नहीं होती है और आपकी गाड़ी से उनको कोई खतरा भी नहीं होता है, जब फिर भी वे आपकी गाड़ी के पीछे क्यों भागने लगते हैं? ये सवाल है। लेकिन इसी चक्कर में वे कई बार यानी कि कुत्ते कई बार गाड़ियों के नीचे कुचल भी जाते हैं। लेकिन जैसे ही कोई गाड़ी देखते हैं कुत्ते उसके पीछे भागने लगते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कुत्ते गाड़ियों के पीछे क्यों भागते हैं। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी है। आपको बता दें कि कुत्ते की सूंघने की शक्ति काफ़ी मजबूत होती है। जब आपकी गाड़ी किसी कॉलोनी या फिर सड़क से गुजरती है तो फिर उस एरिया के कुत्ते को आपके टायर पर अपनी गंध छोड़े कुत्ते की स्मेक यानी कि स्मेल आ जाती है। इसी स्मेल के कारण कुत्ते आपकी गाड़ी के पीछे भागने लगते हैं। हर कुत्ते का एरिया फिक्स होता है। या कुत्तों को अपने एरिया में आपके टायर के जरिए दूसरे कुत्ते की स्मेल आती है तो कुत्ते की जगह वे आपकी गाड़ी पर अटैक करते हैं। इसीलिए ही वे आपकी बाइक या फिर स्कूटी या फिर कार के पीछे बेतहाशा दौड़ते हैं, जैसे आपने उसकी हड्डी चुरा ली हो। तो अब आप समझ गए ना कि आपकी चलती कार के पीछे अचानक ही कुत्ते
क्यों पड़ जाते हैं। ऐसा करने के चक्कर में बड़े कुत्ते तो बच करके निकल जाते हैं, लेकिन कई बार नन्हे पिल्ले गाड़ी से कुचल जाते हैं। ऐसे में मरने वाले पिल्ले की माँ बाप की आंखों में कातिल गाड़ी की एक तस्वीर बस जाती है। जब वह उस रंग की कोई भी गाड़ी को देखते हैं तो फिर बदला लेने के लिए इरादे से उन गाड़ियों पर भौंकना शुरू कर देते हैं। इसके अलावा कुत्ते शिकारी जानवर होते हैं, जहाँ शिकारी गेम खेलना उसको पसंद होता है, ऐसा वह अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए करते हैं। इसके अलावा तेज रफ्तार गाड़ियों से अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए भी वह ऐसा करते हैं। दोस्तों, अगर आप कहीं हॉस्टल, शोरूम या भी कहीं भी जाते हैं और उसके वॉशरूम में जाकर के आप अपने कपड़े बदलते हैं तो फिर आप होशियार हो जाइए, नहीं तो फिर आपको भारी पछताना पड़ सकता है। जी हाँ, संगम नगरी प्रयागराज में एक गर्ल हॉस्टल के बाथरूम में स्पाई कैमरा लगा करके लड़कियों के वीडियो बनाए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। लड़कियों की शिकायत पर पुलिस ने न सिर्फ स्पाई कैमरे को बरामद करके चौंकाने वाला खुलासा किया है, बल्कि हॉस्टल के मालिक को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पकड़े गए शख्स के कंप्यूटर से लड़कियों के वीडियो भी बरामद किए हैं। जहां अफसरों का कहना है कि इस मामले में हॉस्टल मालिक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और साथ ही ये भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि कहीं कुछ और लोग भी तो इसमें शामिल नहीं थे। ये सनसनीखेज मामला प्रयागराज के कर्नलगंज इलाके के मेव हॉल चौराहे के पास की है, जहाँ यहाँ रहने वाले आशीष खरे नाम के एक शख्स ने अपने घर की ऊपरी मंजिल के कमरों को लड़कियों को रहने के लिए हॉस्टल के तौर पर दे रखा था। इसमें कई लड़कियां रहती थी। आरोप है कि आशीष ने बाथरूम में शावर में एक छिपा हुआ कैमरा लगा रखा था। इस कैमरे में रिकॉर्ड हुए फुटेज वे अपने कंप्यूटर पर सेव कर लेता था। जब पुलिस ने स्पाई कैमरे के साथ ही कंप्यूटर और उसकी हार्ड डिस्क को भी अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि बाथरूम के शावर में कैमरा इस तरह लगाया गया था कि वह आसानी से नजर नहीं आ सकता था। इसकी वायरिंग भी पानी की पाइप के अंदर से ही की गई थी। इस सनसनीखेज खुलासे से प्रयागराज में हरकंप मचा हुआ है। आरोपी हॉस्टल मालिक आशीष खरे को वहां की रहने वाली लड़कियां अंकल कह करके बुलाती थी, लेकिन वे कलयुगी अंकल उनकी वीडियो रिकॉर्ड करके उन्हें सेव कर रहा था। पुलिस के मुताबिक इन लड़कियों के इन वीडियो क्लिप्स से बाद में लड़कियों को ब्लैकमेल करता था, उन्हें गलत साइट पर बेच करके लड़कियों की इज्जत को खतरे में डाल सकता था। दोस्तों, भारतीय रेलवे का इतिहास काफ़ी पुराना है। जब भारतीय रेलवे की शुरुआत ब्रिटिश काल में हुई थी, रेलवे से जुड़ी ऐसी कई कहानियां हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को पता है। जब देश में एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो दो राज्य की सीमाओं को जोड़ता है। ये रेलवे स्टेशन बिहार और झारखंड को जोड़ता है। हालांकि सभी जानते हैं कि साल 2000 में बिहार से झारखंड अलग हो गया था। आज हम आपको बिहार झारखंड को जोड़ने वाली एक ऐसे ही स्टेशन के बारे में बताने जा रहे हैं। बिहार झारखंड के अलग होने के बाद भी एक ऐसे रेलवे स्टेशन है जो दोनों राज्यों को जोड़े रखता है। दिलवा स्टेशन से जुड़ने वाली मेन लाइन झारखंड में है तो फिर लूप लाइन बिहार में है। साल 2000 में बिहार से झारखंड अलग हो गया था, जिसके बाद दोनों राज्यों की सीमाएं निर्धारित की गई थी, लेकिन ये दिलवा स्टेशन और इस स्टेशन के कर्मी राज्यों की सीमाओं को नहीं मानते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में कई मिठाइयाँ ऐसी है जो स्थानीय स्तर पर बहुत ही लोकप्रिय है, लेकिन ये हर जगह उपलब्ध नहीं है। ऐसे ही मिठाइयों में शामिल है भोजपुर के उदयवंत नगर के खुरमा, गया के तिलकुट और सीतामढ़ी जिले के स्वादिष्ट बालूशाही, जिन्हें अब दुनिया भर में पहचान दिलाने की कोशिश शुरू हो गई है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने बिहार के इन उत्पादों के लिए जीआई टैग की मांग करने के लिए निर्माताओं, उत्पादक संघों की सुविधा के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। नाबार्ड बिहार के मुख्य महाप्रबंधक सुनील कुमार ने कहा है कि हम खुरमा, तिलकुट और बालूशाही के लिए जीआई टैग की मांग करने वाले निर्माता संघों की सहायता प्रदान कर रहे हैं। कुमार ने कहा है कि इसके लिए निर्माता जल्द ही इन उत्पादकों के लिए जीआई रजिस्ट्री में आवेदन करेंगे। मुख्य महाप्रबंधक ने बताया है कि भोजपुर का खुरमा भी विदेशियों को बहुत ही पसंद आता है। ये अंदर से मिठास के साथ साथ इतना रसीला होता है कि स्वाद जीभ से मन तक को संतुष्ट कर देने वाला होता है। उन्होंने कहा है कि यही हाल गया के प्रसिद्ध तिलकुट का भी है। तिल और गुड़ से बना अनोखा तिलकुट देश के बाहर भी काफी लोकप्रिय है। सीतामढ़ी के रुन्नीदेपुर इलाके की स्वादिष्ट मिठाई बालूशाही भी देश में बहुत लोकप्रिय है। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार के जहानाबाद की एक लड़की पटना जंक्शन पर अपनी फर्जी मौसी से मिलकर के फंस गई।
फर्जी मौसी के झांसे में आकर के लड़की हरियाणा चली गई। हरियाणा पहुंचते ही मौसी ने लड़की को एक एजेंट के जरिए 1,35,000 रुपये में बेच दिया और वापस बिहार लौट गई। लड़की को खरीदने वाले युवक विजय उर्फ अमन ने उससे ज़बरदस्ती शादी कर ली। ये पूरा मामला करीब 4 महीने पहले पटना जंक्शन से शुरू हुआ। लापता लड़की की तलाश करते हुए पुलिस को जब पूरी कहानी का पता चला तो फिर लड़की के खरीदार के साथ ही उसे बेचने वाली महिला के पति को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दूं कि पटना के तेहता ओपी थाना क्षेत्र से 4 माह पहले गायब हुई नाबालिग लड़की को हरियाणा में बेचे जाने का मामला उजागर होने के बाद पुलिस ने लड़की को बरामद करते हुए हरियाणा के युवक विजय उर्फ अमन को गिरफ्तार कर लिया था। यह गुरुवार को इस मामले में एक और गिरफ्तारी लखीसराय जिले से हुई है। अनिल कुमार की पत्नी पटना स्टेशन से लड़की को बहला फुसला करके हरियाणा ले गई थी, जब वहां उसकी मौसी बनकर के एक एजेंट के माध्यम से लड़की को 1,35,000 रुपये में बेच करके बिहार लौट आई थी। दोस्तों बात करते हैं कि जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने जातीय आधारित जनगणना के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष को आड़े हाथों लिया है। जब पूर्व सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि जातीय जनगणना के लिए हुई सर्वदलीय बैठक में सभी पार्टियों को नहीं बुलाया गया, इसमें उन्हीं को बुलाया गया जो कुछ खास जातियों की गणना के समर्थन में है। पप्पू यादव ने कहा है कि जातीय आधारित जनगणना कीजिए, सब साथ है, लेकिन बेरोजगारी, पलायन और शैक्षणिक गणना भी होनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि अभी सिर्फ जातियों और उपजातियों की गणना की बात की जा रही है, जबकि मेरी मांग है कि इस गणना में आर्थिक, शैक्षणिक, बेरोजगारी और राजनीतिक भागीदारी को भी शामिल किया जाए। जब पटना में मीडिया से बात करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि जातीय आधारित गणना आवश्यक है, पर शराबबंदी की तरह इसे मौलिक चीज मत बनाइए। पप्पू यादव ने कहा कि कई राज्यों ने 2-2, 3-3 बार जातीय आधारित जनगणना की है, लेकिन देश में और बिहार में 286 जातियों में ज़्यादा से ज़्यादा 20 जातियों को ही लाभ मिला है। जब बाकी का क्या हुआ? क्या ये गणना केवल उन्हीं 20 जातियों के लिए ही होगी या फिर अन्य जातियों के लिए भी? जब बिहार की जनता ये जानना चाहती है कि जो 40 साल शासन में रहे हैं वे लोग गणना, विशेष राज्य और विशेष पैकेज के सवाल पर भड़क क्यों जाते हैं? विशेष राज्य और विशेष पैकेज के सवाल पर सड़क पर क्यों नहीं आए? उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या पलायन के लिए हुए बिहारियों की गणना होगी? क्या उन्हें वापस लाया जाएगा? क्या गरीबी, बेरोजगारी की बात होगी? क्या सरकार इस बात की गारंटी देगी कि इस गणना के बाद वर्चस्ववादी जातियों का बोलबाला नहीं होगा? उन्होंने मांग की है कि राज्य सरकार विधानसभा में एक श्वेत पत्र लाएं कि किन जातियों को नौकरी विधायिका में अवसर नहीं मिला है। दोस्तों बात करते हैं कि यूपी में पृथ्वीराज फिल्म को लेकर के सियासत गर्मा गई है। जब मुख्यमंत्री ने गुरुवार को अपने मंत्री और विधायकों के साथ फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग देखी तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने सवाल उठा दिए। दरअसल समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने ट्वीट के माध्यम से लिखा है कि उन्होंने कहा है कि भाजपा सरकार फिल्म मुफ्त के बजाय टिकट लेकर के देखती तो फिर इसे राज्य के राजस्व का नुकसान नहीं होता। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने नसीहत देते हुए अपने पहले ट्वीट में कहा है कि ऐतिहासिक फिल्म देखने के बाद कैबिनेट से आग्रह है कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान हालत भी देखें। इतिहास के आटे से वर्तमान की रोटी नहीं बन सकती है। इसके कुछ ही देर बाद अखिलेश यादव ने एक और भी पोस्ट की है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फिल्म के कलाकारों और अपने मंत्रियों के साथ स्पेशल स्क्रीनिंग देख रहे हैं। अखिलेश यादव ने तस्वीर के साथ ट्वीट किया है कि लोक भवन में समाजवादी सरकार के बनाए आधुनिक ऑडिटोरियम में भाजपा सरकार की कैबिनेट ऐतिहासिक फिल्म देख रही है। जब वैसे फिल्म पीछे बैठ करके देखी जाए तो फिर और भी अच्छा दिखाई देता है, और मुफ्त की बजाय टिकट लेकर भी, क्योंकि इससे राज्य के राजस्व का नुकसान नहीं होता है। दोस्तों बात करते हैं कि अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज होने वाली तालिबान सरकार के अंतर्गत पहली बार एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल काबुल पहुंचा है। जहां विदेश मंत्रालय में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान का मामला देखने वाले संयुक्त सचिव जेपी सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को भारत द्वारा संचालित मानवीय सहायता का जायजा लेने के लिए वहां पहुंचे। इस दौरान जेपी सिंह ने तालिबान प्रशासन के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात भी की है। अपनी यात्रा के दौरान ये दल अफगानिस्तान में भारत द्वारा चल रहे कई प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि वरिष्ठ राजनयिक जेपी सिंह तालिबान के कुछ वरिष्ठ सदस्यों से मुलाकात करके भारत की ओर से भेजी गई सहायता के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा के साये में आ चुके नीतीश कुमार अब नए रंग में हैं। जब पिछले 2 साल से कई मौके पर बड़े भाई होने का एहसास कराने वाली भाजपा अब कुछ बैक फुट पर नजर आ रही है। मामला जातिगत जनगणना का है, जिसको लेकर के नीतीश कुमार ने बड़ा दाव चल दिया है। नीतीश सरकार ने सर्वदलीय बैठक के बाद ऐलान कर दिया है कि वे राज्य में
जातिगत जनगणना कराएगी। इस फैसले के बाद भाजपा के सामने अलग ही चुनौती खड़ी हो गई है, क्योंकि जातिगत जनगणना ऐसा मुद्दा है जिस मामले पर वह केंद्र में तो उसके खिलाफ है, लेकिन बिहार में नीतीश सरकार का हिस्सा होने की वजह से वह उसके समर्थन में खड़ी है। साफ है कि भाजपा कहीं हाँ तो कहीं नहीं के भंवर में फंस गई है, और इस बार नीतीश कुमार का दाव ऐसा है कि भाजपा को उनके आगे छोटा भाई बनकर के ही रहना होगा। अब बात करते हैं कि आखिर ये जातिगत जनगणना चीज़ है क्या। तो असल में देश में जनगणना की शुरुआत साल 1860 से शुरू होने के बाद 1931 तक जातिगत जनगणना की जाती थी, लेकिन आज़ादी के बाद से शुरू हुई जनगणना में केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को अलग से शामिल किया जा रहा है, या उसमें ओबीसी जातियों की अलग से जनगणना नहीं होती है। इसके अलावा पिछड़ों के अधिकार नहीं छीनना चाहिए, यानी कि अगड़ी जाति के लोग पिछड़े के दायरे में नहीं आ जाए, लेकिन ये सब मांग उठने लगी है कि देश में ओबीसी की भी गणना की जाए, जिसके लिए ओबीसी की सही स्थिति का अंदाजा लग सके। हालांकि केंद्र सरकार ने इस साल होने वाली जनगणना को लेकर के ये स्पष्ट कर दिया है कि जातिगत जनगणना को शामिल नहीं किया जाएगा। इसके अलावा बिहार में भाजपा इस बात का भी मुद्दा उठा रही है कि बिहार में रोहिंग्या और बांग्लादेश के बहुत मुसलमान राज्य में मौजूद है। जातिगत जनगणना के नाम पर अगर वे गलती से शामिल कर दिए जाते हैं तो फिर राज्य में यानी कि बिहार में नागरिकता का भी एक अलग मुद्दा खड़ा हो सकता है, जिससे राज्य का वोट समीकरण बिगड़ सकता है, जो उसके हित में कतई नहीं होगा। लेकिन अगर वह जातिगत जनगणना के विरोध में खड़ी होती है तो फिर वह राज्य में अलग थलग पड़ सकती है। ऐसे में पिछड़ी जातियां उसके खिलाफ हो सकती है। दोस्तों बात करते हैं कि देश की संसद को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है। जहाँ संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। जहाँ लोकसभा निचला सदन है जबकि राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। हर 5 साल में होने वाले आम चुनाव के जरिए लोकसभा सांसद चुने जाते हैं, वहीं राज्यसभा के चुनाव के बारे में लोगों को कम ही जानकारी होती है। यहाँ लोकसभा सांसदों की तुलना राज्यसभा सांसदों के बारे में भी लोग कम ही जान पाते हैं। जहाँ एक बड़ी जिज्ञासा ये भी रहती है कि राज्यसभा सदस्यों को कितनी सैलरी मिलती है, क्या लोकसभा सांसदों की तरह ही उन्हें ढेर सारी सुविधाएं मिलती है। इस बारे में अभी विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले राज्यसभा के बारे में कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। तो राज्यसभा की 57 सीटों पर आगामी 10 जून को चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए कई नेताओं ने नामांकन दाखिल कर दिया है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल जबकि राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल का होता है। ब्रिटिश राज में ही संसद की ऊपरी सदन यानी कि राज्यसभा का गठन किया गया था, तब से काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था। हालांकि देखा जाए तो फिर अभी भी राज्यसभा सदस्य राज्यों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। राज्यसभा में 238 सदस्य चुने जाते हैं जबकि अधिकतम 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकते हैं। जहाँ इस तरह संसद के उच्च सदन में 250 सदस्य होते हैं। 2 साल के अंतराल में सदन के 1/3 सदस्यों का कार्यकाल पूरा हो जाता है और इन सीटों पर फिर से चुनाव होते हैं। तो आइए जानते हैं कि राज्यसभा सदस्यों की सैलरी कितनी होती है, उन्हें कौन सी सुविधा मिलती है। तो राज्यसभा सदस्यों की सैलरी और सुविधाओं के बारे में आपने ढेर सारी रिपोर्ट पढ़ी होगी, सुनी होगी, लेकिन ज्यादातर रिपोर्ट्स में गलत जानकारी दी गई है। अभी हम आपको इसके बारे में बिल्कुल सटीक सही जानकारी देंगे। तो बात करते हैं कि लोकसभा सांसद और राज्यसभा सदस्यों का वेतन एक समान कर दिया गया है। एक राज्यसभा सदस्य को हर महीने 2,10,000 रुपए मिलते हैं। इसमें 20,000 रुपये ऑफिस के खर्च वगैरह के लिए होते हैं। जहाँ वहीं 1,90,000 उनकी सैलरी होती है। इस 1,90,000 में भत्ते वगैरह भी शामिल होते हैं। राज्यसभा सदस्यों को ट्रेन और प्लेन में भी फ्री यात्रा की सुविधा मिलती है। ट्रेन में यात्रा करने के लिए फर्स्ट एसी में सफ़र करने के लिए सुविधा मिलती है। जहाँ वहीं राज्यसभा सदस्य के पीए या फिर अन्य किसी एक सहायक कर्मी के लिए थर्ड एसी में सफ़र करने की सुविधा मिलती है। बात करें राज्यसभा सदस्य की हवाई यात्रा की तो फिर 1 साल में 34 यात्राएं फ्री होती है। इन 34 यात्राओं का खर्च सरकार उठाती है। सड़क मार्ग से यात्रा करने पर उन्हें प्रति किलोमीटर के हिसाब से भत्ता मिलती है। राज्यसभा सदस्यों को आवास और बिजली पानी का भी खर्च सरकार देती है। इन्हें सरकार की ओर से आवास अलॉट किया जाता है या फिर खर्च दिया जाता है। राज्यसभा सदस्य के पास बहुत सारे काम होते हैं, इसीलिए उन्हें असिस्ट करने के लिए सरकार एक निजी सहायक रखने की सुविधा देती है। इनके वेतन के लिए सरकार 40,000 रुपये अलग से देती है। इसके अलावा सदन में सत्र की कार्रवाई के दौरान दिन के हिसाब से भत्ता दिया जाता है। या स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो फिर राज्यसभा सदस्यों को ये सारी सुविधाएं मिलती है।
दोस्तों बात करते हैं कि पिछले कुछ समय में फ्रॉड के मामले बढ़ गए हैं, जहाँ लोगों के साथ क्रिमिनल्स कई तरह से फ्रॉड करते हैं। जहाँ इनमें सिम कार्ड और आधार कार्ड के फ्रॉड काफ़ी बढ़ गए हैं। जहाँ आधार कार्ड बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, अगर ये किसी गलत हाथों में लग जाए तो फिर वह इसका दुरुपयोग भी कर सकता है। जहाँ हम कई जगहों पर अपने आधार कार्ड की कॉपी देते हैं, जहाँ कई बार आपको पता भी नहीं चलता है कि आपके नाम से फ्रॉड लोग सिम कार्ड जारी करवा लेते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके नाम पर कितने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है? हम आपको भी बताएंगे कि आप किस तरह पता कर सकते हैं कि आपके नाम पर कितने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। या आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपके नाम पर कितने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है। इसके लिए आपको दूरसंचार विभाग यानी कि DOT के पोर्टल पर जाना होगा। यहाँ से आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि आपके आधार कार्ड पर कितने सिम कार्ड रजिस्टर्ड है। यह दूरसंचार विभाग द्वारा जारी नियमों के अनुसार एक नागरिक अपने आधार कार्ड से केवल 9 मोबाइल नंबर ही जारी कर सकता है। या अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आपके आधार कार्ड से कितने नंबर जुड़े हैं तो फिर आप इस पोर्टल पर जाएं और आसानी से पता कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि गोरखपुर से सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे बिहार के 11 जिलों से गुजरेगी। फिलहाल इस एक्सप्रेसवे को 9 जिलों से होकर के गुजरने की केंद्र से संवैधानिक मंजूरी मिल चुकी है। इसमें पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, फरबिसगंज और किशनगंज जिले शामिल थे। अब 2 अन्य जिले मधेपुरा और सहरसा से होकर भी इस एक्सप्रेसवे को ले जाने की राज्य सरकार ने केंद्र से मांग की है। इसे लेकर के हाल ही में पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने केंद्र सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के पास प्रस्ताव रखा है। इस पर केंद्रीय मंत्री ने विचार करने का आश्वासन दिया है। फिलहाल इसकी DPR बन रही है और इसी साल निर्माण शुरू करके 2025 तक पूरा कर लेने की समय सीमा निर्धारित की गई है। दोस्तों बात करते हैं कि छोटी उम्र के लड़के और लड़कियों का जीवन प्यार के चक्कर में बर्बाद हो रहा है। ऐसे मामले 1-2 नहीं बल्कि ढेरों हैं और हर रोज सामने आ रहे हैं। शिक्षा के लिए घर से बाहर निकलने और दूर जाने की सहूलियतें बढ़ने के साथ ही मोबाइल और स्मार्टफोन के बढ़ते इस्तेमाल ने भी समाज में बड़ा बदलाव की लाया है। इसका नतीजा है कि जो उम्र पढ़ने और लिखने की है उसमें बच्चे प्यार के चक्कर में पड़ रहे हैं। बात यही तक रह जाती तो फिर इतना नहीं बिगड़ता जितना कि नतीजे सामने आ रहे हैं। कम उम्र के ऐसे रिश्तों के चक्कर में पड़ना हर तरह से घाटों का सौदा है। जब इसे समझना है तो फिर सबसे पहले इन मामलों पर नजर डालिए। तो सबसे पहले बात करते हैं बिहार के गोपालगंज के सिद्धवलिया थाना क्षेत्र के एक गांव से एक नाबालिग किशोरी को यानी कि लड़की को शादी की नियत से अपहरण करने का मामला सामने आया। इस मामले में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई, जब पुलिस मामले की जांच कर रही है। पहली नजर में यह मामला प्रेम प्रसंग का लग रहा है। कानून के मुताबिक इस मामले में आरोपी लड़की और उसके परिवार के सदस्यों को अब जेल की हवा खानी पड़ेगी। लड़की अगर ढूंढ ली गई तो फिर उसको कानून के लिहाज से माता पिता के घर जाने को कहा जाएगा। अगर वह इससे इनकार करती है तो फिर कोर्ट उसे रिमांड होम भेज सकती है। रिमांड होम की व्यवस्था क्या है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं सीवान जिले की। तो सीवान जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के एक गांव में एक नाबालिग अपने नाना के घर से गायब हो गई। लड़की के मामा ने शादी की नियत से बहला फुसला करके भगा लेने का आरोप लगाया है। ये मामला 1 दिन पहले ही सामने आया है। नाबालिग लड़की का मामला होने के कारण पुलिस और कोर्ट की कार्रवाई इस प्रकरण में भी वैसी ही होगी जैसे कि पिछले मामले में हमने आपको बताया। अब बात करते हैं सारण जिले की। तो सारण जिले के मरोड़ा की एक लड़की घर से गायब हो गई। घर वालों ने जिन लोगों पर बहला फुसला करके भगाने का आरोप लगाया है उन्हीं के साथ 2 साल पहले भी लड़की घर छोड़ करके चली गई थी। 2 साल पहले आरोपियों के घर से पुलिस ने किशोरी को बरामद किया। अब वह फिर से उन्हीं लोगों के साथ घर छोड़ करके चली गई है। अब बात करते हैं वही सारण जिले की ही। तो सारण जिले के ही शाहजदपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में सिलाई सीखने गई लड़की की शादी की नियत से अपहरण कर लिया गया। अपहृत लड़की की भाई ने प्राथमिकी दर्ज करके बताया है कि उसकी बहन सिलाई मशीन सीखने के लिए कोल्हुआ गई थी। देर तक घर नहीं पहुंचने पर खोजबीन शुरू की गई। जहाँ सगे संबंधियों के यहाँ पता लगाया गया, जहाँ कहीं पता नहीं चल सका। इसके बाद उसकी सहेली के माध्यम से पता चला है कि जितेंद्र कुमार से मोबाइल से बात करती थी। उसी युवक ने शादी की नियत से उसका अपहरण कर लिया। पुलिस मामले के अनुसंधान में जुटी है। अब बात करते हैं पटना जिले की। तो पटना जिले के बाढ़ थाना क्षेत्र के एक लड़की को 2 दिन पहले ही एक लड़के ने बहला फुसला करके प्रेम प्रसंग में ले भाग गया। लड़की के परिवार वालों ने इसकी जानकारी
जानकारी बाढ़ थाना अध्यक्ष को दी, जब वही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए पटना सिटी के सुल्तानगंज इलाके से लड़की को सकुशल बरामद कर लिया है और उसे कानूनी प्रक्रिया से गुजरने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। जब वही करीब एक पखवाड़े पहले 2 अलग समुदाय के प्रेमी युगल लापता है, जिसकी प्राथमिकी बाढ़ थाना में दर्ज की गई है। अभी तक प्रेमी युगल का कोई अता पता नहीं चल सका है, जिसको लेकर के दोनों पक्ष के परिजन परेशान है। अब बात करते हैं जहानाबाद जिले की। तो जहानाबाद जिले के टेहटा की रहने वाली एक लड़की कुछ लोगों के चक्कर में पड़ गई। उसे हरियाणा ले जाकर के 1.25 लाख रुपए में बेच दिया गया। जब परिवार की शिकायत पर जांच के दौरान पुलिस को ठोस सुराग मिला तो फिर लड़की को बरामद किया गया, या साथ ही बेचने और फिर खरीदने वाले को गिरफ्तार कर लिया है। अब बात करते हैं रोहतास जिले की। तो रोहतास की एक लड़की को मानव तस्करों के चंगल में बुरी तरीके से फंस गई। इस लड़की को पहले अररिया जिले की तरफ रेड लाइट एरिया में भेज दिया गया। वहां लड़की को 2 महीने तक रखा गया। इसके बाद उसे बेगूसराय लाया गया, जहां उसे मधुबनी भेजे जाने की तैयारी थी। तभी ग्रामीणों की मदद से भाग करके पुलिस तक पहुंच गई और उसकी जान बची। अब बात करते हैं आरा जिले की। तो आरा की एक लड़की की शादी बक्सर में तय हो गई। इस बीच उसके गाँव के ही एक शख्स ने लड़की की पुरानी तस्वीरें और वीडियो होने वाले दूल्हे को भेज दिया। ये शादी टूट गई और तनाव में आकर के लड़की ने खुदकुशी कर ली। तो अगर आपके भी मन में कोई प्यार का भूत सवार है तो फिर आप संभल जाइए, नहीं तो फिर आपको बाद में भारी पछताना पड़ सकता है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।